Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to the pericyclic reactions. We are studying the subject of organic reaction mechanisms, and this lecture would be about the third type of pericyclic reaction, which is thermal sigmatropic reactions. So we're going to discuss about thermal sigmatropic reactions in this lecture. As you know, that sigmatropic reaction is a reaction in which an allylic sigma bond at the end of a pi electron system appears to migrate to the other end of the pi electron system. इसमें बेसिकली क्या होता है, जो सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस हैं इसके अंदर एक एलिलिक सिग्मा बॉन्ड जो होता है, एलिलिक मतलब कि ये जो आपके डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पोजीशन है, ये आपको लगता है कि ये माइग्रेट कर रहा है एक एंड से सिस्टम के दूसरे एंड की तरफ। तो ऐसे रिएक्शंस को सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस या सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, ये जो डी है ड्यूटेरियम लेबल करके इसको लगाया गया है, तो ये यहाँ से मूव करके इस जगह पे जा रहा है, ये कम्प्लीटली अपनी जगह से मूव कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड मूव कर रहा है। और दूसरी ख़ास बात यह इन रिएक्शंस की कि पाई बॉन्ड्स चेंज पोजीशंस इन द प्रोसेस बट द टोटल नंबर इज़ अनचेंज। इसमें पाई बॉन्ड्स जो हैं वो सिर्फ अपनी पोजीशन चेंज करते हैं और उनका जो टोटल नंबर है वो चेंज नहीं होता। जो पीछे हमने इलेक्ट्रोसाइक्लिक और साइक्लोएडिशन रिएक्शंस पढ़े थे, उसमें साइक्लोएडिशन में आप देखें कि पाई बॉन्ड्स का नंबर भी चेंज होता है, तो लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड्स का नंबर चेंज नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ अपनी पोजीशंस चेंज करते हैं। जिस तरह आप ये देखें कि ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया है प्रोडक्ट के अंदर, ये देखें, और ये वाला इधर शिफ्ट हो गया है, और नंबर जो है रिएक्टेंट में भी 2 थे पाई बॉन्ड्स, प्रोडक्ट में भी 2 हैं। इसी तरह इस रिएक्शन को देखिए आप, यहाँ भी पाई बॉन्ड्स ने जस्ट पोजीशन चेंज की हैं और जो नंबर था पाई बॉन्ड का वो बिल्कुल उतना ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस लेक्चर में हम सिर्फ थर्मल सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस को कंसिडर करेंगे, ऐसे रिएक्शन दैट अकर थ्रू ग्राउंड स्टेट्स, बिकॉज फोटोकेमिकल सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस आर नॉट वेरी कॉमन। ठीक हो गया। Sigmatropic reactions are classified by using bracketed numbers to indicate the number of atoms over which a sigma bond appears to migrate. तो इसमें हम ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर नंबर्स लिख के तो उसको ज़ाहिर करते हैं इन रिएक्शंस को कि कोई सिग्मा बॉन्ड जो है ना उसने कहाँ से कहाँ मूव किया है। तो कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें दोनों एंड सिग्मा बॉन्ड के माइग्रेट करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस रिएक्शन को देखें, इन दिस रिएक्शन ईच एंड ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट्स ओवर 3 एटम्स। हम इसको एटम नंबर 1 कहेंगे, जो ओरिजिनल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट थी ना इसकी। तो इसमें अगर आप देखें तो ये पूरा जो सिग्मा बॉन्ड है, इसके दोनों जो एंड हैं ये माइग्रेट कर रहे हैं, मतलब एक एंड माइग्रेट कर रहा हो तो एक यहीं पे लगा रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक नहीं लगा हो, ये पूरा बॉन्ड यहाँ से मूव कर रहा है। तो ये वाला एंड भी देखें कि एटम नंबर 1, 2, 3 3 पोजीशंस मूव किया है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड भी 3 पोजीशन मूव किया है, लिहाजा इसको हम कहेंगे 3-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। तो इस तरह से ब्रैकेटेड नंबर से हमने देखें इसको रिप्रेजेंट किया। 3-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन का मतलब है कि ये दोनों एंड्स बॉन्ड के जो है ना उन्होंने 3 पोजीशंस को मूव किया या क्रॉस किया है। कुछ और रिएक्शंस ऐसे भी हैं जिनके अंदर एक एंड जो सिग्मा बॉन्ड का है वो फिक्स्ड रहता है और सिर्फ एक एंड माइग्रेट करता है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें इस एग्जांपल में, दिस इज़ अ 1,5 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन जो यहाँ पे दिए गए है, बिकॉज वन एंड ऑफ द बॉन्ड मूव्स फ्रॉम एटम 1 टू एटम 1, दैट इज़ इट डजंट मूव एंड द अदर एंड मूव्स ओवर 5 एटम्स। अगर आप इसको देखें तो एक एंड जो है ना सिग्मा बॉन्ड का मूव कर रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा बॉन्ड जिस तरह डी और कार्बन के दरमियान 2 कार्बन्स के दरमियान था,
तो उस तरह मूव नहीं कर रहा, खाली एक एटम डी जो है वो यहाँ से यहाँ पे आके मूव कर रहा है। प्रीवियस एग्जांपल में आप देखें कि ये इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड था, तो ये ऐसा नहीं हुआ कि उधर जाके तो एक कार्बन के साथ बॉन्ड अटैच हो जाए, बल्कि ये जिस तरह ये दूसरी साइड थी, एटम नंबर 3 और 3 हैं, इन्हीं दोनों कार्बन के दरमियान ये बॉन्ड पूरा उसी तरह बना है। मतलब ये पूरे का पूरा बॉन्ड मूव हुआ है, दोनों एंड जिसके मूव हुए हैं। यहाँ पे जो एक एंड है बॉन्ड का वो एक्चुअली मूव कर रहा है, लिहाजा इस रिएक्शन को आप इस तरह काउंट करेंगे। अब ये जो डी एटम है, अगर आप इसको एटम्स के थ्रू काउंट करें तो 1 2 3 4 और 5, ये पोजीशन नंबर 1 से 5 पे चला गया है। लिहाजा इस रिएक्शन को हम कहेंगे 1,5 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, क्योंकि एक एंड जो है इसका वो 1 पे ही रहा है और दूसरा एंड जो है वो 5 पोजीशंस मूव करके तो आगे चला गया है। तो इसको 1,5 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट या रिएक्शन कहते हैं। सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस को भी हम बिल्कुल बाकी रिएक्शंस की तरह उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री से क्लासिफाई कर सकते हैं, जिस तरह हमने डील-ज़ेडर रिएक्शन को और साइक्लोएडिशन रिएक्शंस को स्टीरियोकेमिस्ट्री की बेस पे क्लासिफाई किया था। इसमें क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन वेदर द माइग्रेटिंग बॉन्ड मूव्स ओवर द सेम फेस और बिटवीन ऑपोजिट फेसेस ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसमें भी उसी तरह देखना है कि जो माइग्रेटिंग बॉन्ड है वो एक ही फेस के ऊपर मूव कर रहा है या डिफरेंट फेसेस के ऊपर, अपोजिट फेसेस के ऊपर मूव कर रहा है, जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के फेसेस हैं। तो उसी तरह इसको भी सुप्राफेशियल या इंट्राफेशियल में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जिस तरह साइक्लोएडिशन रिएक्शंस को किया था। अगर जो माइग्रेटिंग बॉन्ड है वो एक ही फेस पे पूरा माइग्रेट करता है तो उस रिएक्शन को सुप्राफेशियल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको देखें ये जो 1,5 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन था ये कैसे अकर करेगा। अब अगर आप इसके ऑर्बिटल डायग्राम को देखें तो ये 2p ऑर्बिटल्स जो हैं इन कार्बन्स के वो ये आपको यहाँ पे शो किए गए हैं, जहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स हैं और ये वाला जो बॉन्ड है ये कार्बन है, इसका जो sp3 ऑर्बिटल है जिसके साथ देखें ये d लगा हुआ है, ये इस तरह का ऑर्बिटल है। ये देखें sp3 ऑर्बिटल है और इसके साथ d अटैच्ड है। अब ये d इस फेस पे अटैच है, उसी के सामने वाले फेस के ऊपर दूसरे कार्बन से जाके अटैच हो जाता है और फिर यहाँ से ब्रेक होता है। मतलब ये एक ही फेस के ऊपर जो माइग्रेशन है वो हो रही है। ये नहीं हुआ कि डी इस फेस से उतर के तो वो पीछे वाले फेस के ऊपर जाके अटैच हो, तो एक ही फेस पे हो रही है, इसलिए इसको सुप्राफेशियल रिएक्शन कहेंगे। ये वाला जो रिएक्शन है ये क्या होगा, सुप्राफेशियल रीअरेंजमेंट होगी। अगर रिएक्शन इंट्राफेशियल होता तो फिर कैसे होता कि ये देखें, जैसा मैंने आपको बताया कि वो दूसरा जो कार्बन है उसके सामने वाले फेस से या लोब से ना अटैच होता बल्कि अपोजिट एंड पे जाके तो अटैच होता। तो ये अब इंट्राफेशियल रिएक्शन होता अगर ये इस तरह की अटैचमेंट बनती। तो अब जब दोनों एंड मूव करते हैं बॉन्ड के तब भी रिएक्शन जो है सुप्राफेशियल या इंट्राफेशियल हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू आइदर पाई सिस्टम। किसी भी पाई सिस्टम के रेस्पेक्ट से आप उसको ले लें तो वो सुप्राफेशियल या इंट्राफेशियल में उसको क्लासीफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ द 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन शोन बिलो वर सुप्राफेशियल ऑन बोथ पाई सिस्टम्स इट कुड अकर एज शोन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। हम इसको देखते हैं, ये जो रिएक्शन अभी हमने देखा था, अगर ये दोनों पाई सिस्टम्स के ऊपर सुप्राफेशियल होगा तो कैसे होगा, जिस तरह इस स्लाइड में दिखाया गया है। अब यहाँ पे आप देखें इसको, ये उसी तरह देखें, ये एटम नंबर 1 है, 2 और 3, ये वही 1 है, ये 2 और 3 है। 1 पे मिथाइल लगा है वो ये आपको नज़र आ रहा है, और नीचे भी इसी तरह 1 2 और 3 है। 2 और 3 के दरमियान यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब इसकी जो ट्रांजिशन स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि ये वाला लोब इस लोब के साथ इंटरेक्ट करेगा इस फेस पे, और वो दूसरा लोब इस लोब के साथ इसी फेस पे रिएक्ट करेगा। अब ये दोनों इसके लोब एक ही फेस के थ्रू
एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं, इसलिए ये सुप्राफेशियल रिएक्शन है। मतलब दोनों पाई सिस्टम जो हैं वो एक ही फेस के थ्रू उनकी जो अटैचमेंट है वो हो रही है। तो ये देखें कि ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ से इस साइड पे मूव हो गया है, 1 1 से 3 3 पोजीशन पे वो चला गया है, दोनों एंड उसके मूव हो गए हैं, तो इसलिए इसको सुप्राफेशियल 3 3 रीअरेंजमेंट कहेंगे। अब ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, इसके पीछे एक्चुअली कौन सा मेन चीज़ है? इट इज़ द ऑर्बिटल सिमेट्री दैट गवर्न्स द कनेक्शन बिटवीन द टाइप ऑफ सिग्माट्रोपिक रिएक्शन एंड इट्स स्टीरियो केमिस्ट्री। जो ऑर्बिटल की सिमेट्री है वो डिटर्मिन करती है कि सिग्माट्रोपिक रिएक्शन और उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या जो कनेक्शन है वो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1,5 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस अ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हम ये कंसिडर करते हैं इस एग्जांपल को जहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 5 पोजीशंस मूव करके तो आगे जा रही है, जहाँ पे दूसरे एंड पे एक ही मॉलिक्यूल के। तो इसको आप देखें कि इफ़ इट इज़ द माइग्रेशन ऑफ अ प्रोटॉन फ्रॉम वन एंड ऑफ द 2,4 पेंटाडाइनाइल एनाइन टू द अदर, ये पेंटाडाइनाइल एनाइन है। तो यहाँ से एक जो प्रोटॉन है वो एक एंड से दूसरे एंड पे माइग्रेट कर रहा है। इस रिएक्शन को हम देखते हैं कि ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे होगी। अब यहाँ पे आप देखें कि वो जो प्रोटॉन है उसका इंटरेक्शन हम देखते हैं, ये पेंटाडाइनाइल एनाइन है। तो इसमें आप अगर देखें द इंटरेक्शन ऑफ द प्रोटॉन लूमो, प्रोटॉन का लूमो क्या है? ये एम्प्टी 1s ऑर्बिटल है विद द होमो ऑफ द पाई सिस्टम कंट्रोल्स द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन। अब पाई सिस्टम का होमो आप देखें, जो 2,4 पेंटाडाइनाइल एनाइन है इसका होमो सिमेट्रिक होता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2,4 पेंटाडाइनाइल सिस्टम के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिए गए। तो अगर आप एनाइन को देखें तो ये एनाइन का होमो है ये वाला, अब ये सिमेट्रिक है, ठीक हो गया। तो ये इसका क्या मतलब है कि बॉन्डिंग ओवरलैप तभी हो सकता है कि अगर जो माइग्रेशन है वो सुप्राफेशियली अकर करे। तो अब देखें ना कि ये दो जो लोब्स हैं, ये कॉर्नर वाले एटम्स जो कार्बन एटम, इनके पी और ऑर्बिटल्स हैं कि हाइड्रोजन अगर यहाँ एक ही फेस के ऊपर मूव करे तभी ये मूवमेंट पॉसिबल है या ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो इसलिए इस माइग्रेशन को सुप्राफेशियल माइग्रेशन कहेंगे। An ingenious experiment published in 1970 by Wolfgang Roth and his collaborators at the University of Cologne revealed the stereochemistry of thermal 1,5 sigmatropic hydrogen shift। ये जो वोल्फगैंग रॉथ थे और उसके कोलैबोरेटर थे, इन्होंने सबसे पहले रिवील की 1,5 जो सिग्माट्रोपिक हाइड्रोजन शिफ्ट है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। सो इन द आइसोटोपिकली लेबल्ड ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन शोन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, a superficial 1,5 hydrogen shift is possible from each of the conformations shown। ये वो एल्कीन है जिसका भी हम जिक्र कर रहे हैं। तो इसकी जो 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट है, जो सुप्राफेशियल माइग्रेशन है, वो कैसे पॉसिबल है ये भी हम डिस्कस करते हैं। अब इसमें देखें कि ये उसका एक कन्फॉर्मर है एल्कीन का और ये दूसरा कन्फॉर्मर। अगर आप इंटरनल रोटेशन करें, ये जो सिंगल बॉन्ड है इसको रोटेट करें तो ये मिथाइल जो है वो इस साइड पे आ जाएगा, ये इथाइल जो है वो इधर आ जाएगा और हाइड्रोजन इस तरह से यहाँ पे ये होगा। मतलब ये सिंगल बॉन्ड सिर्फ ये वाला रोटेट हुआ है, ये जो बॉन्ड है ये, ठीक हो गया। अब ये दो कन्फॉर्मर्स हैं, तो इन दोनों कन्फॉर्मर्स को हमने देखना है। अब यहाँ पे ये देखना है कि अगर तो माइग्रेशन सुप्राफेशियल है तो जो ये वाली आपकी प्रोडक्ट है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से अगर यहाँ शिफ्ट होगी तो ये वाला जो सेंटर है, ये स्टीरियो सेंटर जो बनेगा ये आर होना चाहिए। मतलब अगर सुप्राफेशियल है तो ये आर ही आएगा, एस नहीं आ सकता, और अगर सुप्राफेशियल नहीं है फिर आर नहीं आ सकता।
तो चूँकि प्रोडक्ट में हमें ये आर मिलता है, लिहाजा से साबित होता है कि ये जो माइग्रेशन है ये भी सुपराफेशियल माइग्रेशन है। इसी तरह जब उसका दूसरा अगर आप कन्फॉर्मर लेंगे, आप चूँकि देखें हाइड्रोजन की पोजीशन या फेस चेंज हो गया है, अब वो इस फेस पे रिएक्ट करेगी और यहाँ पे आ जाएगी, स्टिल ये सुपराफेशियल है। तो अब अगर हाइड्रोजन इधर दूसरी साइड पे अटैच हो जाए और ये एस ना बने तो फिर वो सुपराफेशियल नहीं होगी, लेकिन चूँकि हाइड्रोजन उसी फेस पे आके अटैच हो रही है, लिहाजा ये वाली जो माइग्रेशन है ये भी सुपराफेशियल है और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। मतलब जो आपको एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट के तौर पे ये प्रोडक्ट मिलती है वो एस मिलती है, तो वो तभी आ सकती है कि अगर हाइड्रोजन सुपराफेशियली माइग्रेट करे। अब अगर 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट को देखें तो ये भी पॉसिबल हैं। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स दी होमो ऑफ दी एलाइल एनाइन एंड एंटी सिमेट्रिक ऑर्बिटल। अब ये एलाइल एनाइन है, उसका ये जो होमो है वो π2 होगा और ये एंटी सिमेट्रिक होगा। आप देख सकते हैं कि ये एंटी सिमेट्रिक है। अब अगर 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट ने होना हो तो क्या होगा, द माइग्रेटिंग हाइड्रोजन मस्ट पास फ्रॉम वन फेस ऑफ द एलाइल पाई सिस्टम टू द अदर। अब हाइड्रोजन को अगर इससे पास करना है तो ये यहाँ से यहाँ तो नहीं आ सकता, ये इधर से उधर अपोजिट फेस के ऊपर इसको जाना पड़ेगा हाइड्रोजन को। लेकिन अब देखें कि ये चूँकि इसके लिए ये बॉन्ड लेंथ और ये डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा अगर ये यहाँ से इस एंड से उस दूसरे एंड की तरफ माइग्रेट करेगा। तो अब आप डिस्पाइट द फैक्ट दैट दिस रिएक्शन इज़ अलाउड बाय ऑर्बिटल सिमेट्री, it requires that migrating proton bridge too great a distance for adequate bonding। अब ये ऑर्बिटल सिमेट्री के लिहाज से तो अलाउड है, मतलब उसमें कोई हर्ज नहीं है कि ये एक ऑर्बिटल के यहाँ इधर से उधर दूसरी तरफ बॉन्डिंग करे, क्योंकि पॉसिबल यही है कि सुपराफेशियल जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो बॉन्डिंग ओवरलैप ही नहीं होगा। ऑर्बिटल सिमेट्री तो कहती है कि ये हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन चूँकि ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री या उसकी ज्योमेट्री है वो अलो नहीं करती कि इतना बड़ा डिस्टेंस क्रिएट करे, ये अटैच हो उसमें यहाँ से वहाँ तक ये माइग्रेट कर सके, मतलब ये डिस्टेंस कवर नहीं कर सकता हाइड्रोजन एटम का, चूँकि स्फेरिकल ऑर्बिटल है। सो अल्टरनेटिवली द टर्मिनल लोब्स ऑफ द एलाइल पाई सिस्टम कुड ट्विस्ट। अब ये भी कह सकते हैं कि ये जो टर्मिनल लोब्स हैं ये थोड़ा सा ट्विस्ट हो गए इस तरफ और एक दूसरे के करीब आ गए, तो हाइड्रोजन ने तब माइग्रेट कर लिया, मतलब इट कैन बी अ रीज़न। लेकिन अगर ऐसा हो तो फिर एक और नई प्रॉब्लम हो जाएगी, वो क्या, दीज लोब्स वुड नॉट ओवरलैप विद द 2p ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल कार्बन। फिर चूँकि अब यहाँ पे भी एक लोब है जिसके साथ ये ओवरलैप कर रहे हैं, अगर ये ट्विस्ट हो जाते हैं तो फिर ये उसके साथ ओवरलैप नहीं कर सकेंगे और एलाइल के जो एनाइन है उसका अपना स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो द रिजल्टिंग लॉस ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप वुड रेज द एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट, और उसकी वजह से उसकी जो एनर्जी है ट्रांजिशन स्टेट की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। लिहाजा इन सारे आर्गूमेंट्स की बेस पे हम ये देखते हैं कि द कंसर्टेड थर्मल सिग्मा ट्रॉपिक 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट इज़ नॉन एग्जिस्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लिहाजा जो 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पाई जाती, मतलब इट डज़ नॉट अकर थ्रू अ कंसर्टेड मैकेनिज़्म। अगर ये होती है तो किसी नॉन कंसर्टेड मैकेनिज़्म के थ्रू होगी, फिर वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का हिस्सा नहीं रहेगा, मतलब उसका पार्ट नहीं रहेगा, क्योंकि पेरिसाइक्लिक की डेफिनेशन ये है कि ये कंसर्टेड होते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं। अब चूँकि 1,3 जो इसकी सुपराफेशियल शिफ्ट हाइड्रोजन की ये तो अलाउड ही नहीं है, लेकिन द करस्पॉन्डिंग शिफ्ट ऑफ अ कार्बन एटम इज़ अलाउड। हाइड्रोजन की तो भी हमने देखी कि नहीं अलाउड, प्रोवाइडेड दैट अ स्ट्रिंजेंट स्टीरियोकेमिकल कंडीशन इज़ मेट। हाइड्रोजन के अलावा कार्बन एटम जो है वो माइग्रेट कर सकता है इस तरह से 1,3 पोजीशन पे। अब इस कार्बन की माइग्रेशन को देखने के लिए हम सपोज़ करते हैं कि एक अल्काइल ग्रुप, उसके ऊपर हम प्रॉपर सब्स्टिट्यूएंट्स रखेंगे ताकि हमें स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो उसको सही ट्रेस कर सकें कि अगर एक अल्काइल ग्रुप जो है ना उसने एक 1,3 सुपराफेशियल सिग्माट्रोपिक शिफ्ट से गुज़रना है, तो ये दो तरीक़ों से पॉसिबल है। कौन कौन से दो तरीके? पहला तरीका
आप ये देखें, ये 1-3 पोजीशन पे इसने जाना है। तो इसमें क्या होगा, कार्बन माइग्रेट्स विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। पहले तरीके में ये कार्बन माइग्रेट करेगा यहाँ से इस पोजीशन के ऊपर, ये पाई बॉन्ड जो है वो इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, और कार्बन देखें उस पोजीशन पे मूव कर गया, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहती है। मतलब अगर ये आर था यहाँ पे तो इधर भी आर रहेगा, इधर एस था तो उधर भी जाके एस रहेगा। दूसरा तरीका वो है जिसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है। मतलब इसमें जो पाई बॉन्ड है ये दूसरे फेस के ऊपर अटैक करे कार्बन के, और जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट हो उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ पे ये दोनों सूरतें जो है ना वो हो सकती हैं। कंसिडर द ऑर्बिटल सिमेट्री रिलेशनशिप्स इन दीज टू मॉडल्स ऑफ रिएक्शन, दीज टू मोड्स ऑफ रिएक्शन। अब अगर हम ऑर्बिटल सिमेट्री को देखें इन दोनों मोड्स में जो भी हमने डिस्कस किए, जस्ट थिंक ऑफ द माइग्रेटिंग ग्रुप एज एन अल्काइल कैटाइन माइग्रेटिंग बिटवीन द एंड्स ऑफ एन एलाइल एनाइन। आप समझें कि ये जो माइग्रेट कर रहा है ये एक अल्काइल कैटाइन है जो कि एक एलाइल एनाइन के दरमियान माइग्रेट कर रही है। उसी तरह की सिचुएशन बनती है। तो अल्काइल जो कैटाइन है उसका जो लूमो है वो एक एम्प्टी 2p ऑर्बिटल होगा, और जो एलाइल है इसका होमो ये इस तरह का होगा, ये एक एंटी सिमेट्रिक पाई ऑर्बिटल होगा। So in case of migration with retention, the phase relationship between the orbitals involved lead to anti-bonding overlap. तो अगर यहाँ पे आप देखें, अगर जो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वाली हमने माइग्रेशन पढ़ी है, इसमें यहाँ पे तो बॉन्डिंग ओवरलैप होगा, इधर एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप होगा, यहाँ नहीं हो सकता। तो इसलिए जो सुपराफेशियल कार्बन माइग्रेशन है ये बाई सिमेट्री रूल्स फॉरबिडन है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग ओवरलैप क्रिएट ही नहीं हो सकता, इसलिए ये अलाउड नहीं है। तो इसी तरह अगर लेकिन माइग्रेशन जो इन्वर्जन वाला जो दूसरा प्रोसीजर है वो जो माइग्रेशन होती है, इसमें क्या है, इसमें बॉन्डिंग ओवरलैप हो सकता है ट्रांजिशन स्टेट के अंदर। तो इसके अंदर आप देखें कि अगर ये जो कैटाइन है जो मूव कर रहा है ये इस तरह से ट्विस्ट हो तो ये आपस में एक ओवरलैप क्रिएट कर सकता है। तो इन्वर्जन वाले केस के अंदर जो आपका प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा, और ये ऑर्बिटल सिमेट्री इसको अलो करती है जो इन्वर्जन है कि ये वाला प्रोसीजर जो है ये पॉसिबल है। सो दैट वाज अबाउट दी थर्मल सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट्स। तो इसमें जो भी हमने चीज़ें डिस्कस की उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर होगा पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का। उसके अंदर हम थर्मल 3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस हैं जो उनको स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे, और उनकी जो हम स्टीरियोकेमिकल आउटकम है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थर्मल 3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you can post it and I'll try my best to answer it as soon as possible. Thank you.